वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BSOC 101 BA ऑनर्स समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर के यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है टोटल, और हर क्वेश्चन का आंसर लगभग 400 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक मानव शास्त्र के आविर्भाव हेतु उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन ने समाजशास्त्री मानवशास्त्र के प्रयासों को देखते हुए लिखा कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करती है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अध्ययन है, परंतु इसका संपर्क विशेष रूप से आदि समाजों से होता है। इससे पूर्व अपने एक लेख में रेडक्लिफ ब्राउन ने ही समाजशास्त्र मानव को एक दूसरी तरह से परिभाषित किया था। सामाजिक मानवशास्त्र विविध प्रकार से समाजों की क्रमबद्ध तुलना द्वारा मानव समाज की प्रकृति के संबंध में खोज है। सामाजिक मानवशास्त्र के जिन लक्षणों या विशेषता को उल्लेख किया है, उनमें से इस विज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वैसे तो सामाजिक मानवशास्त्र सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन है, फिर भी वह प्रथम समाजों के अध्ययन में ही अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र तथा अल्प जनसंख्या के कारण इन समाजों के सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों तथा संस्थाओं का विश्लेषण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। परंतु ध्यान रहे कि इन आदिम समाजों के अध्ययन करते हुए एक मानव शास्त्री वहाँ के लोगों की भाषा, कानून, धर्म, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। ये वह ही सामान्य विषय तथा समस्या हैं जो सभ्य समाजों में पाए जाते हैं। दूसरा, सामाजिक मानव शास्त्र संस्थागत सामाजिक व्यवहारों व संबंधों तथा संस्थाओं का विज्ञान है। यह समाजों की जनसंख्या, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी वैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाओं, उनके परिवार तथा नातेदारी की व्यवस्था, उनके धर्म आदि का अध्ययन सामान्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में करता है। सामाजिक मानवशास्त्र किसी न किसी सामाजिक संबंध, संस्था, संबंध और व्यवस्था के विषय में अध्ययन करता है, जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित खोजे जाते हैं। इस कारण इस विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक फैलाव समस्त भूमंडल पर होता है, चाहे वह समाज अफ्रीका हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, साइबेरिया, भारतवर्ष या ध्रुवीय क्षेत्र का हो। सामाजिक मानवशास्त्र समाजों का अध्ययन है, न कि संस्कृति का। इस विज्ञान की प्रकृति, अध्ययन विषय तथा क्षेत्र की विवेचना में इस सत्य को निरंतर ध्यान में रखना होगा। यही कारण है कि सामाजिक मानवशास्त्र के सभी लेखों तथा पुस्तकों में बहुत कुछ समाज शास्त्रीय भाव होता है। दूसरा क्वेश्चन, इतिहास में समाजशास्त्र के संबंध की जांच कीजिए। समाजशास्त्र एवं इतिहास के संबंधी इतनी नज़दीक हैं कि दोनों को अलग अलग करके अध्ययन करना एक दुष्कर कार्य होगा। पिछले लगभग 25-30 सालों से विद्वानों में इस प्रश्न पर जोरदार चर्चा हुई है। अब ऐसा समझा जा रहा है कि इतिहास केवल विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन की कहानी ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक स्थितियों की विवेचना भी है जो इतिहास के विभिन्न चरणों में सक्रिय होती रही हैं। आधुनिक इतिहासकार अब सामाजिक इतिहास की चर्चा अधिक करते हैं। इरफान हबीब, RS शर्मा आदि इतिहासकारों के योगदान इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इरफान हबीब की प्रसिद्ध पुस्तक द एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया केवल इतिहास के क्षेत्र में नहीं बल्कि समाजशास्त्र के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार प्रोफेसर RS शर्मा ने प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का जो चित्रण प्रस्तुत किया, वह समाजशास्त्रियों के लिए अतिशय उदय है। मार्क्स का समाजशास्त्र सिद्धांत मुख्य रूप से इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। आर्नल्ड टॉइनबी की प्रसिद्ध कृतियाँ स्टडी ऑफ हिस्ट्री समाजशास्त्र के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है, इतिहास एवं समाजशास्त्र में अत्यंत निकट संबंध है। इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य निकटतम संबंधों के बावजूद इनके कतिपय विषमताएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। ये कुछ निम्नलिखित विषमताएं, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं थर्ड। मीड द्वारा प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मीड का समाजीकरण का सिद्धांत। अमेरिकन विचारक जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक दार्शनिक एवं समाज मनोविज्ञान थे। उन्होंने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नाम अपनी कृतियाँ प्रकट किया। एक दार्शनिक के रूप में वह ये जानना चाहते थे कि व्यक्ति और समाज में पहले कौन आया। मूल रूप से कूले एवं मीड के विचारों से कुछ समानता है, किंतु आत्म के विकास में कूले व्यक्ति व समाज के पारस्परिक संबंधों को अधिक बल देते हैं, जबकि मीड व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देते हैं। मीड के समाजीकरण सिद्धांत को हम संक्षेप में इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से है। आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है।
आत्म विकास के बाद व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक रूप से आत्मचेतन प्रणाली के रूप में बदल जाता है। व्यक्ति का सामाजिकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविक एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर देता है। स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होने की आत्म का विकास है और इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है अर्थात अपना सामाजिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्यप्रणाली का एक नया जन्म होता है। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति, वर्ग स्तर तथा व्यवहार के अनेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते हैं। समाज गतिशील है और समाज के साथ परिवर्तन अवश्य भावी है। आधुनिक संसार में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है तथा विभिन्न समाजों ने अपने तरीकों से इन विकासों को सहमत किया है, उनका उत्तर दिया है, जो कि सामाजिक परिवर्तनों परीक्षित होता है। इन परिवर्तनों की गति कभी तीव्र है, कभी मंद। कभी कभी परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है, कभी बिल्कुल नहीं। कुछ परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, हमारी कल्पना से परे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी भविष्यवाणी संभव थी। कुछ से तालमेल बिठाना सरल है, कुछ से कठिन। इस प्रकार पूरा आपका इसका क्वेश्चन एक बार देख लेना, एक बार पढ़ लेना इसे। यहाँ पे मकीबर एम पेज और डेविस की डेफिनेशन लिखी है सामाजिक संगठन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, आर्थिक समाजशास्त्र की चर्चा समाजशास्त्र के एक उप विषय क्षेत्र के रूप में कीजिए। आर्थिक समाजशास्त्र विभिन्न आर्थिक घटनाओं के सामाजिक कारण और प्रभाव का अध्ययन है। क्षेत्र को मोटे तौर पर एक शास्त्रीय काल और एक समकालीन विभाजित किया जा सकता है, जिसे नए आर्थिक समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय काल विशेष रूप से आधुनिकता और इसके घटक पहलुओं से संबंधित था, जिसमें युक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, शहरीकरण और सामाजिक स्थिरीकरण शामिल थे। जैसा कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से पूंजीवादी आधुनिकता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, अर्थशास्त्र ने क्लासिक समाजशास्त्र पूछताछ में एक भूमिका निभाई। विशेष शब्द आर्थिक समाजशास्त्र पहली बार 1879 में विलियम स्टैनली जेम्स द्वारा गढ़ा गया था, जिसे बाद में 1890 और 1920 के बीच एमिल दुर्खिम, मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल के कार्य में इस्तेमाल किया गया था। वेबर के काम के बारे में अर्थशास्त्र और धर्म के बीच संबंध और आधुनिक पश्चिम का संस्कृति, मोहभंग साहित्य आर्थिक समाजशास्त्र की क्लासिक अवधि में निर्धारित दृष्टिकोण का सबसे प्रतिष्ठित था। समकालीन आर्थिक समाजशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के सभी आधुनिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है। इस प्रकार आर्थिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रतिच्छेदन में एक क्षेत्र माना जा सकता है। समकालीन आर्थिक समाजशास्त्र में पूछताछ के बार क्षेत्र में आर्थिक आदान प्रदान के सामाजिक परिणाम है। वे शामिल सामाजिक अर्थ व सामाजिक संपर्क शामिल है, जो उन्हें सुगम्य बाधित करते हैं। आर्थिक घटना के विश्लेषण के लिए एक नए दृष्टिकोण के रूप में आर्थिक समाजशास्त्र का उदय हुआ है। विशेष रूप से आर्थिक संरचना और संस्थाओं के भूमिका पर जोर देना, जो समाज पर खेलते हैं और एक समाज आर्थिक संरचना और संस्थाओं की प्रकृति पर प्रभाव डालते हैं। पूंजीवाद और आधुनिकता के बीच संबंध एक प्रमुख मुद्दा है। शायद वेबर की द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 और स्मिल की द फिलॉसफी ऑफ मनी 1900 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। कहा जा सकता है कि आर्थिक समाजशास्त्र की शुरुआत अमेरिका में टोकेविले की डेमोक्रेसी 1835 से 40 और द ओल्ड रिजिम एंड द रिवोल्यूशन 1815 हुई थी। मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद यह प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा कि कैसे आर्थिक शक्तियों को मौलिक स्तर पर समाज की संरचना को प्रभावित करती है। एमिल दुर्खिम की द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1922 में प्रकाशित हुई थी, जबकि मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी उसी वर्ष जारी हुई थी। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है, और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।